हाय गाइस, नर्स इजी में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा उसका नाम है डायबिटीज मेलिटस। इनफैक्ट इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हमारे देश में जितने डायबिटिक लोगों की पॉपुलेशन है उतने तो यूरोप के कुछ देशों की पूरी पॉपुलेशन होती है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा यूरोप का एक देश इज इक्वल टू अवर या देशों की पॉपुलेशन मिला के इज इक्वल टू डायबिटिक पॉपुलेशन इन इंडिया। तो फ्रॉम अ नर्सिंग केयर परस्पेक्टिव एनीवे, आई मीन ये एक इम्पॉर्टेंट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है हाइपरटेंशन के बाद में, जिसके एपिडेमिक प्रोपोर्शंस हो रहे हैं हमारे देश में। तो आज हम पढ़ेंगे कि ये डिजीज क्यों होता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फिर हम किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करते हैं और क्या क्या नर्सिंग इंटरवेंशन यहाँ पर किए जाएंगे। देखिए, जब भी आप और मैं खाना खाएंगे तो ब्लड में शुगर की वैल्यूज तो बढ़नी शुरू हो ही जाएंगी। तो हमारी बॉडी में जो बीटा सेल्स और पैंक्रियाज होते हैं, देखिए पैंक्रियाज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। उसका एक हिस्सा होता है एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन से वो पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है जिसमें एंजाइम्स होते हैं जैसे कि अमाइलेज, जो कि इंटेस्टाइन से शुगर की एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, या लाइपेज जो कि फैट की एब्जॉर्प्शन की मदद करता है इंटेस्टाइन से। जो एक्सोक्राइन कंपोनेंट है वो पैंक्रियाटिक जूस बनाएगा, लेकिन जो एंडोक्राइन कंपोनेंट है उसमें जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं। तो आपको यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए कि भाई अगर शुगर ब्लड में बढ़ेगी तो बीटा सेल्स को मालूम कैसे चलेगा। तो आपके मेरे जो बीटा सेल्स होते हैं उनके ऊपर यहाँ पर एक सेंसर लगा होता है जो कि कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी में शुगर को मेजर करता रहता है। जैसे ही शुगर की वैल्यूज बढ़नी शुरू होंगी तो ये सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा। तो पहले तो आपको इसका नाम मालूम होना चाहिए। द क्वेश्चन कैन बी दैट व्हाट इज द रिसेप्टर which is present on the beta cell of pancreas which will help in release of insulin। तो इस सेंसर का नाम है ग्लूट2, ग्लूकोज लिंक्ड अपटेक ट्रांसपोर्टर 2। मैं फुल फॉर्म भी आगे लिख दूंगा, लेकिन अभी कंसेप्ट समझिएगा कि ये एक सेंसर है जो कि शुगर को मेजर करता रहता है। जैसे जैसे शुगर के वैल्यूज ऊपर जाने शुरू होंगे तो ग्लूट2 एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से इस सेल के अंदर जो इनएक्टिव फॉर्म में इंसुलिन बन रही होती है, मैंने बोला पहले वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है, ब्लड में आने पे वो एक्टिव हो जाएगी। उस इंसुलिन का नाम होता है प्री प्रो इंसुलिन। प्रो मतलब यही कि वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है। अब ये इंसुलिन रिलीज होना शुरू हो जाएगी तो यहाँ पर कुछ चैनल्स रहते हैं, उन चैनल्स के थ्रू अल्टीमेटली ये इंसुलिन अब ब्लड में आ गई। तो देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि आपकी मेरी बॉडी में बीटा सेल्स जो हैं वो इंसुलिन को बनाते रहते हैं। लेकिन अगर ये बीटा सेल ही डिस्ट्रॉय हो गए, उनका रीजन भी हम पढ़ेंगे कि भाई वो आपसे पूछ सकता है या पेशेंट के रिलेटिव्स ही आपसे पूछ सकते हैं कि सर मैम आप मुझे बताइए कि ये मतलब आप बोल रहे हैं कि मेरे क्लाइंट को टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस है जिसमें बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो गए, इंसुलिन बनने की मात्रा कम हो गई, पर ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि बीटा सेल्स अगर कम हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी। इंसुलिन कम हो जाएगी तो शुगर मसल्स के अंदर जा नहीं पाएगी। देखिए, मैंने दो बातें बोली। पहले तो मैंने ये बोला कि बीटा सेल्स मेजर करते हैं कि शुगर बढ़ रही है या नहीं, क्योंकि यदि शुगर कम हो जाएगी तो ये इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। इनफैक्ट आप लोग मुझे बताओ, जैसे मैं लाइव क्लास में बहुत बार ये पूछता भी हूँ कि ब्लड शुगर कितने से कम हो जाए। मेरा सवाल ध्यान से सुनना। ब्लड शुगर कितने से कम हो जाए कि इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई खाना खाएगा तो इंसुलिन की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है, लेकिन अगर कोई खाना नहीं खाएगा, मान लो कोई हिल स्टेशन पे गया, वहां पे लैंडस्लाइड हो गया, खाने को नहीं मिल रहा काफी लंबे टाइम से, तो स्टारवेशन की वजह से किसी भी इंडिविजुअल ब्लड शुगर कम हो जाएगी। आपको ये जानकारी होनी चाहिए एज ए नर्सिंग ऑफिसर कि अगर ब्लड शुगर 70 से कम हो जाए, प्लाज्मा शुगर की वैल्यू या प्लाज्मा ग्लूकोज की वैल्यू अगर 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए तो इंसुलिन बनना बिल्कुल बंद हो जाता है। ऑन द अदर हैंड जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाती है, तभी तो अब रेंज पढ़ते हैं ना, 70 to 100 को हम फास्टिंग में नॉर्मल वैल्यूज बोल रहे होते हैं। तो वो 70 की वैल्यू क्यों रखी गई, वो 60 क्यों नहीं रखी, वो 50 क्यों नहीं रखी, क्योंकि इंसुलिन का प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो जाता है अगर वैल्यू 70 के नीचे चली जाए। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे ब्लड में खाना खाने के बाद शुगर बढ़ेगी तो बीटा सेल्स उस शुगर को सेंस करते रहते हैं और इंसुलिन बनाते रहते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट में बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाए और वो अगर बोलता है कि बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है, तो आपका आंसर होगा कि इन पेशेंट्स की बॉडी में खुद की बॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती है। देखिए, जैसे कोविड का इन्फेक्शन किसी को होगा तो उसकी बॉडी में तो प्रोटेक्शन वाली एंटीबॉडीज बनेगी। आप किसी को वैक्सीन लगाएंगे तो उसमें प्रोटेक्शन वाली एंटीबॉडीज होती है। लेकिन यहां पर जो एंटीबॉडीज होती है वो खुद के ही सेल्स को, क्योंकि खुद को ही मार रही है तो नाम हो गया ऑटो इम्यून। तो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, और यहाँ पर जो पेशेंट को, क्लाइंट को डायबिटीज डेवलप होगी उसको हम टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस बोलेंगे।
और क्योंकि यहाँ पे इंसुलिन की मात्रा कम हो रही होती है इसलिए वो एमसीक्यू में हमेशा लगेगा इंसुलिनोपीनिया, जिसकी वजह से जो शुगर की खपत आपकी मेरी बॉडी में होती है, जो शुगर आपकी मेरी बॉडी में मसल्स के अंदर जाती है, या फिर एडिपोज टिश्यू, देखिए जो फैट है फैट को भी तो एनर्जी चाहिए। इनफैक्ट ये तो आपके बायोकेमिस्ट्री के भी सवाल है कि भाई एडिपोज टिश्यू मतलब जो हमारी बॉडी में जो चर्बी है, जो फैट है, उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो फैट से एनर्जी नहीं मिलती, फैट को भी शुगर की इस्तेमाल की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए। तो मसल्स और एडिपोज टिश्यू दो इंपॉर्टेंट टिश्यूज है हमारी बॉडी में जो शुगर को कंज्यूम करते हैं। और टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में वेल इंसुलिन की कमी के रहते हम पेशेंट में एलिवेटेड ब्लड शुगर देखेंगे। इनफैक्ट क्या आप पता लगा सकते हैं किसी पेशेंट में कि उसको टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 डायबिटीज? मेलाइटस में तो ऑब्वियसली ब्लड शुगर बढ़ी होती है, लेकिन अगर एक क्लाइंट आपसे पूछता है कि क्या आप श्योर हैं कि मुझे टाइप 1 डायबिटीज है या मुझे टाइप 2 डायबिटीज है, तो आप क्या टेस्ट लिखोगे? क्योंकि आपने फास्टिंग शुगर लिखा हुआ एलिवेटेड आने वाला है, या आप मुझे बोलोगे HbA1c या रैंडम ब्लड शुगर, तो वो तो ठीक है, शुगर तो बढ़ती ही बढ़ती है डायबिटीज में, वो तो एक नॉन मेडिको जिसका साइंस का बैकग्राउंड नहीं भी है वो भी आपको बता देगा, जिसने 12वीं क्लास में बायोलॉजी नहीं भी पढ़ी कि जी ब्लड शुगर की वैल्यू चेक कर लो, प्लाज्मा ग्लूकोज चेक कर लो, बढ़ी हुई होती है। मैंने आपसे सवाल पूछा कि क्या आप पता लगा सकते हैं किसी को टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है या नहीं है? तो उसके लिए जो हम टेस्ट कर सकते हैं उसका नाम होगा RIA, दैट इज रेडियो इम्यूनो एसे इंसुलिन लेवल। मतलब आजकल आप टेक्नोलॉजी देखिए, हम ये तो बता ही सकते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस है या नहीं, लेकिन हम यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कौन से टाइप की डायबिटीज है। तो रेडियो इम्यूनो एसे इंसुलिन लेवल यदि चेक करे जाए तो टाइप 1 डायबिटीज में हमेशा हमें इंसुलिन के लेवल कम मिलते हैं। इससे शुगर मसल्स में एंटर नहीं कर पाएगी, क्योंकि शुगर मसल्स में नहीं जाएगी तो फिर एनर्जी कहाँ से आएगी? देखिए आप में और मुझ में तो एनर्जी के लिए शुगर जो है वो मसल्स में जाती है, मसल्स हमारे काम कर पाते हैं। लेकिन जिन पेशेंट्स में टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होती है उनमें क्योंकि शुगर तो मसल के अंदर एंटर कर नहीं पाएगी। इस पेशेंट की कंडीशन ऐसी है जैसे मान लीजिए समुद्र में कोई आदमी बैठा है, उसे प्यास लगी पर पानी तो नहीं पी सकता, समुद्र का खारा पानी पिएगा तो उसकी डेथ भी हो सकती है। वैसे ही मैं बोलूंगा डायबिटीज मेलाइटस से शुगर शुगर एवरीवेयर। मैंने बोला शुगर शुगर एवरीवेयर, शुगर सब जगह पे है लेकिन वो शुगर अंदर तो जा ही नहीं रही, तो यहाँ पे सेल्स के अंदर नहीं जाएगी, तो सेल्स के अंदर मतलब इंट्रा सेल्युलर स्टारवेशन हो जाता। क्योंकि सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी तो भाई उन्हें तो एनर्जी चाहिए, तो फिर सब क्यूटेनियस जो हमारी बॉडी में जो फैट है, जो चर्बी है, राइट, जो सब क्यूटेनियस फैट है उसकी बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं सब क्यूटेनियस फैट ऑक्सीडेशन। ये सबक्यूटेनियस फैट जब टूटता है तो फैट के ब्रेकडाउन से बनते हैं फ्री फैटी एसिड, और फ्री फैटी एसिड से बनते हैं कीटोन्स। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये कीटोन्स एसिडिक होते हैं, तभी तो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि टाइप 1 डायबिटीज वालों को एक कॉम्प्लिकेशन भी होती है जिसका नाम होता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ये कीटोन्स जैसे आपकी और मेरी बॉडी में शुगर इस टाइम पे इस्तेमाल हो रही है, वैसे ही टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट्स में रेदर कीटोन्स आर द सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। इनका ब्रेन, इनके बाकी ऑर्गन्स इस टाइम पे कीटोन्स का इस्तेमाल करके एनर्जी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे इन कीटोन्स की मात्रा बढ़ती जाएगी, ब्लड का जो पीएच है वो कम होता जाएगा। देखिए नॉर्मल पीएच तो ब्लड तो आप जानते ही है ना, 7.35 से 7.45, मैंने एबीजी सेक्शन में डिस्कस भी किया है, एबीजी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, लेकिन फिलहाल मैंने बताया कि पीएच कम हो गया, 7.40 की जगह पे 7.20 हो गया। तो अगेन पेशेंट के जो रिलेटिव्स आए वो आपसे पूछेंगे, मान लीजिए उनका साइंस बैकग्राउंड है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब, या आपको एज अ नर्सिंग अफसर एड्रेस करके बोलते हैं कि सर मैम अब मुझे ये बताओ कि पीएच होता है 7.4, 7.2 हो गया तो इतनी क्या अफरा तफरी हो गई, मतलब इतनी क्या टेंशन वाली बात हो गई कि आप बोल रहे हो पीएच 7.2 हो गया, एसिडोसिस हो गया। तो देखिए जब पीएच कम हो जाता है मतलब यहाँ पर प्रोटॉन्स बन रहे हैं, ये प्रोटॉन्स जो हैं ये ब्लड ब्रेन बैरियर को डैमेज करते हैं। जो ब्रेन के ऊपर कवरिंग होती है जिसको हम ब्लड ब्रेन बैरियर बोलते हैं उसको डैमेज करते हैं, जिससे जो वाटर है वो वाटर ब्रेन के सेल्स में चला जाएगा, ब्रेन के सेल्स में स्वेलिंग हो जाएगी, न्यूरॉन्स में स्वेलिंग हो जाती है, उस ब्रेन की स्वेलिंग को बोलते हैं सेरिब्रल एडिमा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इज अ कॉम्प्लिकेशन जो कि टाइप 1 डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के पेशेंट्स में मिलती है। मैंने आपको यहाँ पे दो बातें बताने की कोशिश करी। पहली बात तो होने को तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस टाइप 2 में भी हो सकता है, पर अगर वो बोलते हैं कि किस में होने की संभावना ज्यादा है तो आपका आंसर होगा टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, जो कि यूजुअली बच्चों में देखने को मिलती है। पीडियाट्रिक ऑनसेट जो डायबिटीज होती है वो यूजुअली टाइप 1 डायबिटीज होती है। इस पेशेंट की बॉडी में खुद के बीटा सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी,
उन एंटीबॉडीज ने बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया।